हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 27 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में ही ड्राफ्ट हो गई थी एंड अब इसको इम्प्लीमेंट करने पे काम चल रहा है। तो इसी बीच इस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, और पॉलिटिक्स कोई पार्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, ये पॉलिटिक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किस स्टेट की गवर्नमेंट इस पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो गई है? तमिलनाडु। हमने पिछली बार भी कवर किया है बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में द हिंदू के, कि कैसे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, वो कैसे मना कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो उसी पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन हैं जयंत चौधरी साहब, इनका एक स्टेटमेंट आया है और इन्होंने बोला है कि तमिलनाडु सीएम ट्राइंग टू टर्न एनईपी इनटू ए पॉलिटिकल कैंपेन सेज यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि देखो अगले साल तमिलनाडु में आ रहा है इलेक्शन, 2026 के अप्रैल में तमिलनाडु में इलेक्शन शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इन्हें कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने 5 साल कोई काम किया नहीं है। सो दैट ये एनईपी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक मुद्दा बना रहे हैं, और इस इशू की वजह से है ना तमिलनाडु में एक हेट्रेड क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियन, टुवर्ड्स आपका हिंदी स्पीकिंग पर्सन। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि कैसे जो सदर्न स्टेट में, खास करके तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, लाइक कल एक पोस्ट ऑफिस पे कुछ प्रोटेस्टर गए और उन्होंने भारतीय डाक लिखा हुआ था। ठीक है, इंडियन पोस्ट लिखा हुआ था इंग्लिश में, ठीक है, और ऊपर तमिल में भारतीय डाक लिखा हुआ था। तो कैसे जो हिंदी में लिखे हुए वर्ड हैं उनको मिटाया जा रहा है, उन्हें काले कलर से कलर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं टू विन द इलेक्शन। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने कहा कि भाई हम एनईपी को सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट करने से मना नहीं कर रहे हैं कि इसमें हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दी गई है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 की मार्किंग का जो तरीका है ना, वो अगेंस्ट है किसके? सोशल जस्टिस के। अब पूरा एनईपी पढ़ने के बाद ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई कि जो क्लास 3, 5 और 8 का जो मार्किंग फार्मूला है, जो ग्रेडिंग फार्मूला है, वो कैसे सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, कैसे एससी एसटी के अगेंस्ट है, कैसे वुमेन के अगेंस्ट है, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, बट अगर आप तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स को देखो, ठीक है, तो इन्होंने ये एक बार ही स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि क्यों अगेंस्ट है ये एनईपी के। बट इनका जो विरोध है एनईपी को लेकर, उसमें बार बार कहीं ना कहीं लैंग्वेज आ रही है। आप देख रहे हो आज के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल दिया गया है, विल नॉट अलाउ अदर लैंग्वेज डोमिनेट तमिल सेज स्टालिन। ठीक है, बार बार ये लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहता है एनईपी? एनईपी प्रमोट करता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो हमारा स्टेट है, वो 3 लैंग्वेज को प्रमोट करेगा। पहली तो रीजनल लैंग्वेज, इसके साथ दूसरी लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश होगी, और तीसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 भी कहता है कि जो हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है, और स्टेट हिंदी को प्रमोट करने के लिए समय समय पर प्रोविजन करता रहेगा। तो इसी के तहत एनईपी में ये प्रोविजन किया गया है ताकि हिंदी को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब जो एम.के. स्टालिन है उनका कहना है कि ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसमें हिंदी को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, ये सदर्न स्टेट के ऊपर क्या करना हुआ? हिंदी को इम्पोज करना हुआ। ठीक है, फिर आप इंग्लिश का भी विरोध करो ना, फिर तो इंग्लिश भी इम्पोज की जा रही है। इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आ रही है, बट हमारी एक लैंग्वेज जिसको मासेस बोलती है, यानी कि इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन बोलती है, उसे बोलने में तमिल खत्म हो जा रही है, तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तमिल 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी लैंग्वेज है। अंग्रेज आए यहाँ पे,
फ्रांसीसी आए, पोर्टुगीज आए, उन्होंने सबने अपनी लैंग्वेज इंपोज करने की कोशिश की साउथ इंडिया में, बट तमिल को ख़त्म कर पाए? नहीं ख़त्म कर पाए। ठीक है, तो तमिल की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, तमिल की जो हेरिटेज है बहुत पुरानी है। ऐसे हिंदी के इम्पोज कर देने से या हिंदी को साथ साथ पैरेलली पढ़ने से तमिल खत्म नहीं हो जाएगी कोई। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं, बस पॉलिटिक्स है। ठीक है, क्योंकि अब साउथ इंडिया में आप देखो, अगर आप नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स देखो तो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स इवॉल्व करती है कास्ट के अराउंड, रिलीजन के अराउंड, है ना। इसी पे वोटिंग होती है हमारे। आप चले जाओ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, या तो रिलीजन के बेस पे वोटिंग होगी या फिर कास्ट के बेस पे वोटिंग होती है। ठीक है, बट सदर्न इंडिया में, ठीक है, जो लैंग्वेज है, जो सेल्फ प्राइड है, ठीक है, अस्मिता है ना, प्राइड जिसे बोलते हैं, तमिल अस्मिता, एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लैंग्वेज के नाम पे लोगों को भड़का दो, लोग अपने आप पॉलराइज हो जाएंगे आपके फेवर में। ठीक है, सो 2026 में इलेक्शन है, उसी का बस है ना एक पॉलिटिकल कैंपेन लीड कर रहे हैं एमके स्टालिन, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तमिल के ऊपर हिंदी को प्रीफरेंस दिया जा रहा है, तमिल के पैरेलली, और ये होना भी चाहिए। एक मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट में, है ना, आपको, है ना, अपनी सिर्फ ना सिर्फ रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, बल्कि एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज जो है ना दूसरे स्टेट्स में बोली जाती है वो आपको सिखाई जानी चाहिए। जैसे लाइक अगर मैं हिंदी स्टेट की बात करूं, है ना, तो हिंदी स्टेट में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये होना चाहिए, है ना, इंग्लिश, हिंदी और कोई एक रीजनल लैंग्वेज साउथ की कोई भी, है ना, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, एक आनी चाहिए। ठीक है, तो सारी लैंग्वेज पैरेलली चले। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को, है ना तो डिमीन करने की ज़रूरत है, ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं फाइनली तमिलनाडु इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे ये 2026 में, जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो इसी एजुकेशन पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वरना फिर आर्टिकल 365, ठीक है, के अंडर क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, टू, है ना, टू डू नॉट कंप्लाई विद द सेंट्रल डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम पंचायती राज से रिलेटेड है और मोस्ट अवेटेड, बहुत समय से इसके बारे में बात हो रही थी। पैनल सीक्स पेनल्टीज टू एंड प्रॉक्सी रूल बाय मेल किन ऑफ वुमेन पंचायत लीडर्स। ठीक है, तो ईयर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया एंड केस कुछ इस तरह था कि पंचायत में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है। ठीक है, और उसके तहत हमने पंचायती राज भी बना दिया और 1/3 रिजर्वेशन भी दे दिया वुमेन्स को। बट क्या हुआ कि वुमेन्स इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है, उनके लिए क्योंकि सीट रिजर्व्ड है ना, तो मजबूरी है उन्हें लड़ाना। बट जब वो वुमेन्स जीत जाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हैं, प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो उनके बिहाफ पे उनके जो मेल रिलेटिव हैं, चाहे उनका पति हो, चाहे उनका बेटा हो या फिर कोई और हो, वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी पंचायत की जो गवर्नेंस है उसको देखभाल करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि जो महिला है ना, वो प्रधान तो बन गई, लेकिन प्रधान बनने के बाद, सरपंच बनने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वो आज भी क्या कर रही है, वही चूल्हा चौका देख रही है। उसे पता भी नहीं है, ठीक है, कि वो क्या बनी है, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, ठीक है, उसका, है ना, अधिकार क्या है। वो, है ना, रेगुलरली जो अपने पुराने काम करते आ रही थी वो कर रही थी, और उसके बिहाफ पे उसका जो मेल रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को एंड करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी कि भाई आप लोग एक एडवाइजरी कमेटी बनाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुझाव को मानते हुए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, और इस एडवाइजरी कमेटी ने बोला कि देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोई ग्रीड वाली, ये है पैट्रियार्कल प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक जैसे, है ना, वुमेन को खड़ा कर दिया बिकॉज उस एरिया में वुमेन सीट क्या हुई थी, अलॉट हुई थी, रिजर्व थी वो सीट। ठीक है, मेल खड़ा नहीं हो सकता था। ठीक है, बट किसको रूल करना था, मेल को रूल करना था, क्योंकि, है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या माना जाता है कि मेल ही रूल करता है, हमेशा मेल ही डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये पैट्रियार्कल प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसके लिए आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी पेनल्टीज। ठीक है, और इसके अलावा जो एडवाइजरी कमेटी है उसने बहुत सारे सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि देखो जो
रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वो बहुत प्राइवेट होती है, मतलब जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिए जाते हैं और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो उन्हें चुपचाप ओथ दिला देता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस ट्रेडिशन को ख़त्म करना पड़ेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उनकी ओथ जो होनी चाहिए ग्राम पंचायत भवन में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि और मास लेवल पे लोगों को बुलाया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाया जाना चाहिए, ताकि जो गांव के लोग हैं वो जाने कि हमारा जो रिप्रेजेंटेड है एक्चुअली में है कौन, ठीक है। मतलब मैं पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, पता ही नहीं चलता है ना, 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है या कोई कभी कभी अकेजन आ जाता है तब पता चलता है कि अच्छा जो प्रधान है जो सरपंच है वो तो इनकी वाइफ है, ठीक है, मैं उन्हें ही प्रधान समझ रहा था काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें पब्लिकली होती, उनकी उस टेकिंग सेरेमनी पब्लिकली होती तो शायद उन्हें लोग जान पाते कि भाई एक्चुअली में जो सरपंच हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है वो तो एक फीमेल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पब्लिकली। दूसरा इन्होंने बोला है कि पेनल्टी, अगर कोई है ना अपनी बीबी के बिहाफ पे या फिर अपनी माँ के बिहाफ पे है ना पंचायत के कामकाज देख रहा है तो उस पर क्या लगाई जानी चाहिए, पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई है ना रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, इलेक्ट कर दिया, 5 साल तक पता ही नहीं है ना, उसका हस्बैंड काम देख रहा है, मीटिंग्स होनी चाहिए और मीटिंग्स में कौन किसे बुलाया जाना चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें बुलाया जाना चाहिए, तब जाके इन समस्याओं का कहीं ना कहीं एंड होगा, अदरवाइज है ना ये समस्या ऐसी ही चलती रहेंगी, ठीक है। अगर बात करें पंचायती राज की तो पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1992 में थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें बताया गया कि भाई एक 3 लेयर्ड पंचायती राज स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एंड जो पंचायत के इलेक्शन लड़ने की एज होगी वो 21 ईयर होगी, ठीक है, और पंचायत की टोटल पंचायत की 1/3 जो सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व होंगी, वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। हाँ, हालांकि कुछ 21 स्टेट है हमारे इंडिया में जिन्होंने इस रिजर्वेशन की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया है, 50% कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड, साउंड्स वेरी गुड, बट जब तक ये जो मेल डोमिनेंस है ना, जब तक ये मेल रिप्रेजेंटेटिव है तब तक ये 50% रिजर्वेशन दे दो या 100% रिजर्वेशन दे दो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटीज इंक्रीज फास्टर अमंग वुमेन इन द पास्ट डिकेड, ठीक है। तो कैंसर पूरी दुनिया में और खास करके इंडिया में एक बहुत है ना बड़ा खतरा बन के उभरा है, ठीक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर 5 में से 3 लोग इस कैंसर के विक्टिम हैं, ठीक है। अब कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, अगर प्रॉपर इलाज ना मिले, लोगों के पास पैसे ना हो, पैसे लगते हैं इसके इलाज में बहुत ज़्यादा, पैसे ना हो तो डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब इन मोर्टलिटी का रेशियो निकाला गया तो कैंसर जितने भी कैंसर पेशेंट हैं है ना जो कैंसर से मर रहे हैं, ठीक है, उनमें जो रेशियो है वुमेन्स का ज़्यादा निकला, यानी कि कैंसर से होने वाली डेथों में सबसे बड़ा नंबर किसका है, वुमेन्स का है। कैंसर रिलेटेड मोर्टलिटी हैव इंक्रीज फास्टर अमंग वुमेन, कितना है 1.2% से बढ़ के कितना हो गया 4.4% एनुअल परसेंटेज है ना। देन मैन में कितना है 1.2% से 2.4%, यानी कि है ना मेंस में कैंसर का मोर्टलिटी रेट 2.4% है, भाई वुमेन्स में कितना है 4.4% है, यानी कि जो वुमेन्स हैं वो कैंसर से बहुत ज़्यादा मर रही हैं, ठीक है। ये सर्वे किसने किया है, हमारी ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये डेटा कहाँ से उठाया गया है, एक ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, है ना, ग्लोबोकॉन 2022। ग्लोबोकॉन इज एन ऑनलाइन डेटाबेस प्रोवाइडिंग ग्लोबल कैंसर स्टैटिक्स एंड एस्टिमेट ऑफ इंसिडेंसेज एंड मोर्टेलिटी इन 185 कंट्रीज फॉर 36 टाइप ऑफ कैंसर एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंसर साइट, ठीक है। तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग है ना बात करें कैंसर के मेजर रीजन क्या है, देखो कैंसर के बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। कुछ कैंसर के है ना कुछ लोगों में हेरिडिटरी होता है, मतलब आनुवांशिक होता है ना, पीढ़ियों से ट्रांसफर होता रहता है, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं वो केस, ठीक है। बट हमारा जो खान पान है, हम जो फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं है ना, इन फास्ट फूड में क्या होता है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि इनमें कैटालिस्ट मिलाए जाते हैं है ना टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ फास्ट फूड, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट जब फास्ट फूड का टेस्ट इन्हांस करते हैं, जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर को भी इन्हांस करने लगते हैं, और शरीर को इन्हांस करने की फिनोमिना तो ये कैंसर कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एडिबल ऑयल है, ठीक है, जो अनवांटेड प्रोटीन हम लोग इनटेक करते हैं,
प्रोटीन शेक बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, ठीक है, तो उसकी वजह से। वुमेन्स में अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है ना, ठीक है, तो ये कुछ रीजन है ना, तो हमें अपने खान पान को सही करने की जरूरत है ना, टू ओवरकम विद कैंसर। चलिए नेक्स्ट, सूडान। सूडान में फिर से टर्मोइल चल ही रहा है, बट ये टर्मोइल अब पीक पे पहुंच गया है, ठीक है। सूडान मिलिट्री एडवांसिंग टू रीटेक कैपिटल एज वॉर रीचेज क्रिटिकल जंक्चर, ठीक है। तो देखो सूडान अफ्रीका का एक कंट्री, ठीक है, और यहां पर वायलेंस चल रही है टू, है ना, ग्रैब द पावर को लेके, ठीक है। और इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग, लगभग मोर देन 40 मिलियन लोग, ठीक है, अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और इसी सिविल वॉर की वजह से, इसी वॉर की वजह से, पावर स्ट्रगल की वजह से, ठीक है, सूडान दुनिया के वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है। अगर आप यहाँ पे आप देखो, चाहे एड्स का रेशियो देखो, चाहे आप चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेशियो देखो, चाहे वो आप मदर मोर्टेलिटी का रेशियो देखो, आपको सबसे टॉप पे मिलेगा, ठीक है, इन, है ना, जो नेगेटिव इंडेक्स है। अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तो आप कोई भी पॉजिटिव इंडेक्स उठा के देख लो, है ना, ये बॉटम पे ही मिलेंगे। बूटन में जो आपका जो सूडान है, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, ये कंट्री आपको बॉटम पे मिलेंगे, तो सूडान आपको बॉटम पे मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअली सूडान में, ठीक है। सूडान में 2019 में एक अपराइजिंग शुरू हुई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग अगर उस गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे थे, एंड उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। एंड गवर्नमेंट उसके बाद वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, है ना, जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उसके दो विंग हैं। एक तो है आरएसएफ, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ठीक है। दूसरा वहाँ की मिलिट्री। इन लोगों ने पावर को ग्रैब कर लिया, ठीक है, पावर को ग्रैब कर लिया, उसको पावर से हटाया, क्योंकि लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, है ना, उस लीडर को पसंद नहीं कर रहे थे, इनको हटा दिया। 2023 में क्या होता है ना, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अब हम इलेक्शन कराएंगे एंड, है ना, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बढ़िया गवर्नमेंट लेके आएंगे। 2023 में अब इनके दोनों के अंदर, इन दोनों एंटिटीज के अंदर पावर का ग्रीड आ जाता है, और ये आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में, रैपिड सिक्योरिटी सपोर्ट फोर्स और मिलिट्री के बीच में क्या चल रहा है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अब बहुत दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और मिलिट्री ने क्या करा है, अब जो मिलिट्री है वो यहाँ की जो सूडान की कैपिटल है उसके पास पहुंच गई है, और देखो मोस्ट प्रोबब्ली जो मिलिट्री है आने वाले समय में सूडान को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की जो पब्लिक है वो किसको सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये वॉर रुकने वाली नहीं है जब तक डिसीजन नहीं हो जाएगा, या तो पावर आरएसएफ के हाथ में रहेगी या पावर मिलिट्री के हाथ में रहेगी, क्योंकि दोनों ही लीडर, जो चाहे मिलिट्री के मिलिट्री जनरल हो, है ना, आर्मी चीफ हो, या फिर आरएसएफ के चीफ हो, दोनों ने बात करने से मना कर दिया है, और उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि फाइटिंग जारी रहेगी। मिलिट्री चीफ जनरल अब्दुल फतेह बुरहान हैज शोन नो साइन ऑफ engaging in serious peace talk. The RSF headed by General Mohammed Hamdin has seemed to be determined to keep fighting. ठीक है, तो फाइटिंग चलती रहेगी, है ना, और क्या होगा कि किसी एक को पावर मिलेगी यहाँ पे आके, ठीक है। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होता है। चलिए चलते चलते जान लेते हैं सूडान के बारे में। सूडान एक नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है, ठीक है। बात करें इसके नेबरिंग कंट्रीज की, तो ऊपर आपके इजिप्ट मिलेगा इसको फार नॉर्थ में, ईस्ट में आपको इरिट्रिया में देखने को मिल जाएगा, इथोपिया देखने को मिल जाएगा, साउथ में साउथ सूडान देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा इधर आपको लीबिया वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक टू साउथ वेस्ट, ठीक है, चैड, लीबिया, इजिप्ट, है ना, और अगर वाटर बॉडी की बात करें तो रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिल जाएगा, है ना, हालांकि बाउंड्री टच नहीं करता, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, बॉब एल मैंडेव, बहुत इंपॉर्टेंट टीटी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बॉब एल मैंडेव, ठीक है। कैपिटल की बात करें, कैपिटल खार्तूम है, पॉपुलेशन लगभग इनकी 5 करोड़ है। करेंसी की बात करें, सूडानीज पाउंड यूज करते हैं, और लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की 2 मेन लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट है आर्कटिक फॉग। ये अब कंक्लूड हो गई है आर्कटिक फॉग 2025। क्या है आर्कटिक फॉग, ठीक है, नेटो कंट्रीज की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्कटिक रीजन में, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये 14 फरवरी को शुरू हुई थी, और कल ये, है ना, क्या हो गई, कंक्लूड हो गई।
कहाँ पे हुई? फिनलैंड के कोस्ट पे हुई है, जो अभी न्यूएस्ट नेटो मेंबर है ना, उसके बीच में। ये किस किस ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे? फिनलैंड ने पार्टिसिपेट किया, ऑफ कोर्स, यूनाइटेड स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, एंड कनाडा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 14 फरवरी को स्टार्ट हुई, एंड हो गई फ्राइडे को, और 130 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ये हुई। ठीक है, तो देखो आर्कटिक आने वाले समय में यहाँ इस एरिया को लेके वॉर हो सकती है, क्योंकि मिनरल रिच एरिया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो अब नेटो के जो एलाइज हैं, है ना, अब आप आर्कटिक का अगर आप टेम्परेचर देखो तो -20 डिग्री, -50 डिग्री, ऐसे वहाँ का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नेटो फोर्सेस की? ठीक है, अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ दें नेटो के, तो एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, रशिया, है ना, वहाँ वो लोग कोल्ड में रहते हैं, तो उन्हें आदत है इस आर्कटिक रीजन में लड़ने की, बट यूएस जैसे कंट्री हो गए, फ्रांस, यूके जैसे कंट्री हो गए, ये लोग, है ना, इस एरिया में वॉर के यूज टू नहीं है। जर्मनी जैसे कंट्री हो गए, तो अपने आप को यूज टू बनाने के लिए इस एरिया में, ठीक है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, जिसका नाम है आर्कटिक फॉग 2025। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चाइना अपना एग्रेशन दिखाता रहता है, कहाँ पे? ताइवान में। ठीक है, और इनका मिशन है कि भाई एक दिन ताइवान को चाइना का पार्ट बना लेंगे ऑफिशियली, है ना। अब जो चाइना है वो ताइवान को कोई अलग कंट्री नहीं मानता है, वो चाइना का पार्ट ही मानता है। बस कहते हैं कि अभी हमसे अलग हो गए, बट हम इनको सूनर, है ना, अपना पार्ट बना लेंगे। तो ये क्या करते रहते हैं? इन्हें डराने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते रहते हैं इनके रीजन में। ठीक है, तो अभी चाइना ने एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, लाइव फायर। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए जिस एरिया में वो लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तो ताइवान ने अपने नियर बाई बॉर्डर में, है ना, जहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, अपने जो फाइटर जेट है ना, ताइवान सेंड फोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू चाइना लाइव फायर ड्रिल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, तो भेज दिया है इन्होंने। ठीक है, बात करें ताइवान की, देखो इसका, तो ताइवान, ये रहा चाइना, और ये बिल्कुल एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ इसके ओशन ही ओशन आपको देखने को मिलेगा। कंट्री इसकी ताइपे है, और अगर करेंसी की बात करें तो ताइवानीज डॉलर है। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल, यानी कि 28 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।